हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं बीके वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। और जो चैप्टर हमने अभी पढ़ चुके हैं जिसका नाम है था वैद्युतिक मापक यंत्र, जिसमें हमने कई प्रकार के मीटर्स और प्रणालियों के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, वो चारों जो जो पार्ट हैं उसके पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड हैं, कृपया उन्हें अच्छे से देख लीजिए आप। इसके बाद में इस प्रश्नोत्तरी को आप जब लगाएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, जिससे आप इस प्रश्नोत्तरी का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने इस क्रम में आगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। फ्रीक्वेंसी मीटर को लोड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, बिना संपर्क के संयोजित किया जाता है, या लोड के मिश्रित क्रम में। तो दोस्तों, इसके पूछने का मतलब ये है, जब फ्रीक्वेंसी मीटर से हम कोई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मापते हैं तो हमें उसको जो लोड होता है या फिर जो स्रोत होता है उस वोल्टेज वहां पर हमें उसे किस में नापना है। मतलब उनकी जो दो दो हमारी जो वो होती है, लीड्स होती है, उनको समांतर क्रम। तो आप देखिएगा इसमें, यहाँ पर हम बात करेंगे तो सबसे पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इस पर हम बात करेंगे समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो किस में संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर को किस प्रकार के लोड के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर, जो हमारा थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर होता है, उसको किस प्रकार के लोड के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है संतुलित लोड, दूसरा है असंतुलित लोड, तीसरा है असंतुलित एवं संतुलित दोनों प्रकार के लोड, और चौथा है हमारा ओवरलोड की स्थिति में। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, संतुलित एवं असंतुलित दोनों प्रकार के लोड के लिए हमें थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की प्रतिरोधकता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, मिट्टी की प्रतिरोधकता मतलब जो हमारा मिट्टी जो हम अर्थिंग जो करते हैं, अर्थिंग में जब हम इलेक्ट्रोड को जमीन के अंदर गाड़ते हैं तो उस क्षेत्र या उस मिट्टी के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो उसका उसको हम किस चीज से नापेंगे, उस यंत्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है मेगर, बी दिया है अर्थ टेस्टर, सी दिया है टेकोमीटर, और डी दिया है ओम मीटर। तो देखो, मेगर और अर्थ टेस्टर, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब आप दिमाग में अपना लाइए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्या बताया था। देखिए, दोनों ही टेस्टर अर्थ अर्थ को ही मापते हैं, इंसुलेशन को ही मापते हैं, लेकिन दोनों की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। जैसे मेगर और अर्थ टेस्टर, तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। इसमें आंसर कौन सा है? बी। ये अर्थ टेस्टर जो होता है, ये मिट्टी की या जो हमारा इलेक्ट्रोड गड़ा है जमीन में उसकी प्रतिरोधक को नापता है। और मेगर जो होता है, जो ये मेगर है, ये इंसुलेशन की प्रतिरोधकता को नापता है। किसको नापता है? इंसुलेशन की प्रतिरोधकता। ठीक है, कोई तार है, उस तार के ऊपर जो इंसुलेशन होता है ना, पीवीसी का हो गया, किसी भी चीज का इंसुलेशन हो गया, उसकी प्रतिरोधकता को नापने के लिए हम यहाँ पर मेगर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिट्टी की प्रतिरोधकता नापना है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? बी वाला यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, किसी तार के इंसुलेशन का प्रतिरोध नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे उसी विषय में, तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन ए, मेगर। मेगर से हम क्या नापते हैं? इंसुलेशन नापते हैं। ठीक है, किसी भी तार का इंसुलेशन। और अर्थ टेस्टर से हम क्या नापते हैं? मिट्टी की प्रतिरोधकता या इलेक्ट्रोड का अर्थ रेजिस्टेंस नापते हैं। ओम मीटर से आपको पता ही है रेजिस्टेंस नापा जाता है। टोंग टेस्टर मैंने आपको पढ़ाया था, आप पार्ट में देख लीजिएगा, शायद लास्ट पार्ट में इसके बारे में मैंने बताया हुआ है टोंग टेस्टर क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस प्रकार के यंत्र में किसी तार को बिना छुए या बिना यंत्र को संयुक्त किए ही धारा के मान को ज्ञात किया जा सकता है? देखिए, इनका कहने का मतलब ये है, कोई भी लाइव वायर है, जब हम कोई मीटर को यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पर इसको, ठीक है, तार को बिना छुए ऊपर से ही हम धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हमें नहीं पता कि उस तार में करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, हमें उस तार को छूना ही नहीं है, तो हम उसके लिए हम उपयोग कौन सा करते हैं? ऑप्शन दिया है एम्पियर मीटर, बी दिया है टेकोमीटर, सी दिया है टोंग टेस्टर, और डी दिया है अधिकतम केवीए यंत्र। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर में किसी भी तार को ऊपर से ऐसे क्लिप ऑन करके लगा दीजिए, तो आपको वहां उसका धारा का मान मालूम चल जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन हमारा क्वेश्चन देखते हैं। किस यंत्र में पीजो प्रभाव इंगित होता है? देखिए, किस यंत्र में पीजो प्रभाव इंगित होता है? ए,
टेकोमीटर, बी मूविंग आयरन यंत्र में, सी थर्मोकपल यंत्र में, और डी हॉट वायर यंत्र में। देखिए पीजो प्रभाव में बताया सीबेक, सीबेक प्रभाव जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आपको मैंने इसी के बारे में बताया था। तो सीबेक प्रभाव हमारा जो होता है वो होता है हमारा थर्मोकपल यंत्र पे, ठीक है, जिसमें हम क्या होता है दो भिन्न भिन्न द्विधात्विक जो पत्तियां होती हैं उनको हम गर्म करते हैं, जिसको हम क्या होता है उनके तापमान में अंतर हो जाता है, ठीक है, डिफरेंस होता है, तो उसी को हम कहते हैं सीबेक प्रभाव, तो वो होता है थर्मोकपल यंत्र में। चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा मापक यंत्र एब्सोल्यूट वर्ग की श्रेणी में आता है। देखिए एब्सोल्यूट वर्ग का मतलब हो गया जो हमारे प्राथमिक जो यंत्र होते हैं, कौन से यंत्र होते हैं, जो हमारे प्राथमिक यंत्र होते हैं उनको बोला जाता है यहाँ पर क्या, एब्सोल्यूट वर्ग। तो देखिए ऑप्शन दिया ओम मीटर, एम्पियर मीटर, गैल्वेनोमीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा क्या, गैल्वेनोमीटर। जो एब्सोल्यूट वर्ग जो हमारे प्राथमिक जो यंत्र होते हैं या हमारे परम यंत्र, इनको क्या बोलते हैं हम, परम यंत्र भी कहते हैं, ठीक है, विक्षेप, इस प्रकार से विक्षेप यंत्र भी कह सकते हो आप, निरपेक्ष यंत्र भी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा होगा, गैल्वेनोमीटर हमारा सही यहाँ पर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वर्ग की श्रेणी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं हम। किसी वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान को ग्राफ पेपर पर इंगित करना किस यंत्र के अंतर्गत आता है। देखिए मैंने आपको जो यंत्र पढ़ाए थे, इंडिकेटिंग यंत्र, इंटीग्रेटिंग यंत्र और रिकॉर्डिंग यंत्र पढ़ाए थे आपको, और इंडिकेटिंग पढ़ाए थे। तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ग्राफ पेपर होता है इस प्रकार का, उसके ऊपर धारा के मान के उतार चढ़ाव को इस प्रकार से ग्राफ में दर्शाया जाता है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो वो किस प्रकार का यंत्र होता है, ऑप्शन दिया है इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग और प्राइमरी। देखिए इस प्रकार के यंत्र श्रेणी में आते हैं, वो श्रेणी है हमारा रिकॉर्डिंग यंत्र। कौन सा है, रिकॉर्डिंग यंत्र की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किलोवाट घंटा मीटर किस यंत्र की श्रेणी में आता है। देखिए किलोवाट घंटा KWH यानी कि वही आपका एनर्जी मीटर के बारे में यहाँ पर वो बात कर रहा है कि वह जो मीटर है वो किस यंत्र की श्रेणी में आता है, इंडिकेटिंग की में आता है, रिकॉर्डिंग की में आता है, इंटीग्रेटिंग की में आता है या प्राथमिक श्रेणी में आता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा सी, कौन सी में आता है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। जो किलोवाट घंटा मीटर है या जो एनर्जी मीटर है हमारा, वो हमारा आता है इंटीग्रेटिंग मीटर की श्रेणी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्युत मापक यंत्र में उसके संकेतक को पैमाने पर चलाने वाला बल। देखिए ये यहाँ पर इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, पैमाना होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक सुई होती है, ये सुई को इधर रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट करने के लिए हम किस प्रकार का बल लगाते हैं, नियंत्रण बल लगाते हैं, विक्षेपण बल लगाते हैं, अवमंदन बल लगाते हैं या गुरुत्वीय नियंत्रण। तो यहाँ पर देखिए डिफ्लेक्शन टॉर्क यानी कि विक्षेपण बल कार्य करता है, ठीक है, नियंत्रण बल कहाँ कार्य करता है, इसको वापस लाने में, खींच के रखने में, ठीक है, एकदम से डिफ्लेक्ट ना हो। अवमंदन बल जो होता है इसके कंपन को दूर करने के लिए होता है डैम्पिंग, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स टॉर्क होता है। गुरुत्वीय नियंत्रण जो है वो नियंत्रण बल की एक प्रणाली होती है, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको देखिए ऑप्शन आते हैं, जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपको जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना, उन ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि वो जो ऑप्शन दिए हैं क्या वो दिए गए क्वेश्चन से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। तो आपको इस प्रकार से भी जो दिए गए क्वेश्चन होता है या उनके ऑप्शन होते हैं उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि इन्हीं ऑप्शन में हमें आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन दिए हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ें कि आखिर उनमें दिया क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली में स्प्रिंग होता है, यानी कि यह पूछा है उसने, स्प्रिंग की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, चुंबकीय एवं विद्युत का कुचालक होता है, अचुंबकीय एवं विद्युत का सुचालक होता है, या अर्धचालक होता है या कुचालक होता है। तो देखिए जो स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली में जो स्प्रिंग होता है ना, वो बना होता है फास्फर ब्रांज, किसका, फास्फर ब्रांज नाम की मिश्र धातु होती है, उसका बना होता है, जो कि विद्युत का तो सुचालक होता है लेकिन चुंबकीय गुण उसमें नहीं होता, यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, यानी कि अचुंबकीय एवं विद्युत का सुचालक।
ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर हम उसका उपयोग सुचालक के रूप में भी कर सकें। इसीलिए जो स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली में जो स्प्रिंग होगा वो हमारा जो मैग्नेट होगा वो होना चाहिए अचुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। अगर वो चुंबकीय पदार्थ होगा तो क्या होगा, देखिए मूविंग कॉइल यंत्रों में हम जब इस प्रकार की स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड से अगर वो स्प्रिंग यहाँ पर अगर चुंबकीय पदार्थ होगा तो वो उस मैग्नेट के कारण क्या होगा, चुंबकित होगा, और वहां जो संकेतक होगा वहां सही से कार्य नहीं कर पाएगा, जिससे वो डिफ्लेक्ट भी होगा और वापस अट्रैक्ट भी होगा। ठीक है, तो हमें सही पाठ्यांक वहां पर उस मीटर में नहीं मिलेगा। इसीलिए वो जो पदार्थ होना चाहिए वो अचुंबकीय और विद्युत का सुचालक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अवमंदन बल की किस प्रणाली में स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है? देखिए ऐसी कौन सी प्रणाली है, मैंने आपको नियंत्रण प्रणालियां, ठीक है, और अवमंदन प्रणालियां बताई थी, वीडियो आप देख लीजिए अच्छे से। उसमें आपको मैंने बताया था कि अवमंदन बल की कौन सी प्रणाली में हम सिर्फ स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया है वायु घर्षण प्रणाली, एड़ी धारा प्रणाली, द्रव घर्षण प्रणाली और उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, एडी धारा प्रणाली। मैंने आपको बताया था एक स्थायी चुंबक होता है, ठीक है, उसके बीच में हम एक गोल डिस्क को घुमाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, जिससे क्या होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और ये लेंज के नियम का सिद्धांत मैंने आपको उसमें बताया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए एडी धारा प्रणाली वह प्रणाली है अवमंदन की जिसमें हम स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी यहाँ पर वायु घर्षण प्रणाली में आपको बताई थी और द्रव घर्षण प्रणाली भी बताई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस नियंत्रण बल द्वारा यंत्र को किसी भी स्थिति में रखा जाता है? देखिए नियंत्रण बल का मतलब ये होता है कि जो जब वो डिफ्लेक्ट होता है ना, जब वो सुई या वो पैमाने पे संकेतक लगा होता है, जब वो डिफ्लेक्ट होता है तो उसको धीरे धीरे डिफ्लेक्ट करने के लिए किस जो नियंत्रण प्रणाली अपनाई जाती है वो मैंने आपको बताई थी। कितने प्रकार की बताई थी वो मैंने आपको, एक बताई थी मैंने आपको नियंत्रण प्रणाली कौन सी, स्प्रिंग वाली, और एक बताई थी मैंने आपको गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली बताई थी। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों प्रणालियों में से आपको कौन सा ऐसा नियंत्रण प्रणाली का वह बल होता है जिसको हम उस संकेतक को शून्य और एक के बीच में या जो भी मान दिया है कहीं भी स्थिर कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन बी। स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली में हम जो नियंत्रण टॉर्क पैदा होता है उसके माध्यम से हम उस संकेतक को मीटर के पैमाने पर किसी भी स्थान पर स्थिर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी सप्लाई में वोल्टेज व धारा को मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर डीसी सप्लाई की बात हो रही है, आप ध्यान रखना इस चीज का। ऑप्शन ए दिया है मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, इंडिकेटिंग प्रकार का यंत्र या रिकॉर्डिंग प्रकार का यंत्र। देखिए तो मैंने आपको बताया था जो मूविंग कॉइल यंत्र होते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ डीसी पर ही कार्य करते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही, मूविंग कॉइल यंत्र। मूविंग आयरन यंत्र जो होता है वो हमारा एसी और डीसी दोनों पर ही कार्य करता है। इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्रों के अंतर्गत ही ये सब यंत्र आते हैं, और रिकॉर्डिंग प्रकार का यंत्र भी इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र के अंतर्गत ही उसी में रिकॉर्डिंग प्रणाली में ही आते हैं, जिसमें ग्राफ पेपर के ऊपर हमें क्या मिलता है, जो तत्कालिक मान होते हैं, हमें विद्युत धारा की कोई सी भी राशि है, वोल्टेज या धारा के मान में जो गिरावट और जो उछाल होता है यहाँ, ठीक है, उसके बारे में हमें वहां पर जानकारी ग्राफ के माध्यम से प्राप्त होती है। उसमें आता है रिकॉर्डिंग प्रकार का यंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है मूविंग कॉइल प्रकार के यंत्र का पैमाना कैसा होता है? पैमाने का मतलब देखिए मैंने आपको बताया था जो पैमाना होता है कहीं कहीं पर ये क्या होता है, सघन होता है इस प्रकार से, कहीं कहीं पर ये क्या हो जाता है, फिर खुला हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जो मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र है उसका जो पैमाना है वो रेखिक है, आरेखिक है, समवर्ग है या मल्टीप्लायर है। तो जो मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र का जो पैमाना होता है वो सदैव कौन सा होता है, रेखिक पैमाना होता है, या इसको हम आनुपातिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आनुपातिक। ठीक है, चलिए इसमें अगर ऑप्शन में अनुपातिक भी आ जाए तो हम अनुपातिक भी इसको
लगा सकते हैं। आरेखिक का मतलब हमारा जो मूविंग आयरन यंत्र होते हैं ना, वो होते हैं हमारे आरेखिक। उनमें क्या होता है, पहले यहाँ पर जो पैमाना होता है वो सघन होता है और बाद में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खुला हुआ हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार के यंत्र में यंत्र का चुंबकीय आकर्षण बल विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है? ठीक है, आकर्षण बल। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने जो मूविंग आयरन यंत्र पढ़े थे उसमें हमने आकर्षण प्रतिकर्षण दो प्रकार के यंत्र को हमने पढ़ा था, जहां तक आपको ध्यान हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा यंत्र है जिसमें हम चुंबकीय आकर्षण बल जो होता है वो धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मूविंग आयरन प्रकार का यंत्र। कौन सा होगा? मूविंग आयरन प्रकार का यंत्र होगा, जिसमें विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती क्या होता है, चुंबकीय आकर्षण बल जो होता है, ठीक है, वो इस प्रकार से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आमीटर के परास के विस्तारण के लिए किसी प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर आमीटर के परास का विस्तारण मीटर के सीरीज में, मीटर के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, मीटर के समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, मीटर के सीरीज में एक रिहोस्टेट। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? अगर मुझे कोई आमीटर है, देखिए अगर कोई सा आमीटर यहाँ पर लगा हुआ है, अगर मुझे इसकी परास बढ़ानी है तो मुझे इसके पैरेलल में एक निम्न मान का, कौन सा? निम्न मान का प्रतिरोध मुझे इसके समांतर क्रम में, इसको हम शंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है, मीटर के समांतर क्रम तो दिया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम समांतर प्रतिरोध बताएंगे, उच्च होगा कि निम्न होगा। समांतर तो है वो मान लिया, लेकिन निम्न है कि उच्च, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हमें एमीटर की परास का विस्तारण करना है तो हमें शंट, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसको शंट में लगा करके निम्न मान का शंट प्रतिरोध वहां पर प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किसी परिपथ की धारा और वोल्टेज को मापने के लिए आमीटर और वोल्टमीटर को लोड के क्रमशः जोड़ा जाता है। देखिए अगर मुझे धारा नापना है तो एम्पियर मीटर को लोड के कहाँ लगाऊंगा, और वोल्टेज को नापना है तो मुझे लोड के कहाँ पर लगाना होगा उस मीटर को, क्या पैरेलल में या श्रेणी में? इन दोनों में से एक होगा। तो यहाँ पर देखिए क्रमशः पूछा, यानी कि आमीटर को लगाते हैं, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही होगा, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को लगाते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वोल्टमीटर के परास विस्तारण के लिए किसी प्रतिरोध को, देखिए वहां पर आमीटर का परास विस्तारण हो रहा था तो हमने पैरेलल में क्या लगाया था, निम्न मान का प्रतिरोध लगाया था शंट में। यहाँ सीधा उल्टा होगा, मीटर के श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मीटर के श्रेणी क्रम में, यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन ये गलत होगा, क्योंकि मीटर के श्रेणी क्रम में दिया है लेकिन निम्न मान का प्रतिरोध नहीं होगा, उच्च मान का प्रतिरोध होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर बी वाला, सॉरी ए वाला सही होगा। कौन सा वाला सही होगा? ए वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इनको भूल जाइए आप, ये गलत है। मीटर के श्रेणी क्रम में हम किसी वोल्टमीटर के परास विस्तारण के लिए, कोई वोल्टमीटर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो वोल्टमीटर के सीरीज में यहाँ पर आवश्यक मान का यहाँ पर प्रतिरोध हम सीरीज में लगा देंगे, जिससे क्या होगा, हमें यहाँ पर वोल्टेज की परास का विस्तारण हो जाएगा, और यहाँ पर धारा, यहाँ पर हमें क्या होगा, V1 V2 का मान यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, IR1 और IR2, यहाँ पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका मान हमें ज्यादा ज्ञात होगा, इसीलिए यहाँ पर सीरीज में आवश्यक मान के प्रतिरोध को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी आमीटर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाने वाला प्रतिरोध कहलाता है। देखिए किसी आमीटर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाने वाला जो प्रतिरोध है वो क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, रेसिस्टर, मल्टीप्लायर, सहायक प्रतिरोध या परास विस्तारक प्रतिरोध। तो मैंने अभी बताया था एम्पियर मीटर के जो शंट में यहाँ पर लगाया जाता है जो प्रतिरोध, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं उसको? मल्टीप्लायर। चाहे वो सीरीज में लगा हो या समांतर में लगा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओम मीटर के पैमाने पर शून्य की स्थिति किस ओर होती है? देखिए
जैसे ओम मीटर है ये, यहाँ पर शून्य किस तरफ होगा, इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, पैमाने के बाईं ओर, पैमाने के दाहिनी ओर, पैमाने के मध्य में, संकेतक की स्थिति के अनुसार चलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी होगा, जो हमारा ओम मीटर के पैमाने में शून्य की स्थिति होती है वो सदैव दाहिनी ओर होती है, और जो बाहिनी ओर क्या होती है, अनंत की स्थिति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार के यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर या मूविंग आयरन मीटर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमानेंट मूविंग कॉइल यंत्र PMMC मैंने बताया था, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डीसी मोटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यंत्र की सुग्राहिता की इकाई क्या है? देखिए यंत्र की सुग्राहिता की इकाई क्या है, ओम प्रति वोल्ट, वोल्ट प्रति ओम, या ओम एम्पियर, या पावर फैक्टर मीटर। देखिए ये ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक नहीं होंगे, वोल्ट एम्पियर भी नहीं होगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा ओम प्रति वोल्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ओम प्रति वोल्ट। ठीक है, R/V होता है यहाँ पर क्या, यंत्र की सुग्राहिता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मीटर को सीधे चालू परिपथ में नहीं लगाया जाता या जोड़ा जाता है? तो यंत्र को सीधे चालू परिपथ हमने बताया था। देखिए करंट को नापना होगा तो मीटर चालू होगा तभी नाप पाएंगे, वोल्ट मीटर को भी तभी नाप पाएंगे जब हमारा उसमें सप्लाई बह रही हो, ठीक है, कोई ना कोई वैद्युतिक राशि हो। पावर फैक्टर मीटर को भी हम तभी माप पाएंगे जब चालू हो सर्किट। ओम मीटर एक ऐसा मीटर है जिसको कि हम बंद सर्किट में नापते हैं, यानी कि वहां पर विद्युत का प्रवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ओम मीटर को सीधे चालू परिपथ में नहीं जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओम मीटर के संकेतक को शून्य की स्थिति पर समायोजित करने के लिए उपयोगी तत्व कौन सा है? बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, इसको आपको जरूर ही याद रखना है, चाहे तो रटना पड़े। ठीक है, ओम मीटर का जो संकेतक होता है ना, इस प्रकार से लगा होता है, शायद वहां पे वो इस प्रकार से शून्य होता है। तो ये जो यंत्र में ये जो समायोजक की स्थिति होती है, जो कि उस ओम मीटर के पैमाने को शून्य पर लेकर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी प्रतिरोध, समांतर प्रतिरोध, पोटेंशियोमीटर या लिमिटिंग प्रतिरोध। देखिए लिमिटिंग प्रतिरोध इस प्रकार से सीरीज में लगा होता है, ये निशान जहां पर आ जाए इस प्रकार तीर का निशान क्रॉस का, और इस प्रकार से रेजिस्टेंस आ जाए, तो आप समझ लेना ये है हमारा पोटेंशियोमीटर। कौन सा मीटर है? पोटेंशियोमीटर उसको हम वहां पर कहते हैं, जो शून्य की स्थिति में ओम मीटर के संकेतक को लेकर के आता है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के मीटर सिर्फ और सिर्फ एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट पर ही कार्य करते हैं? तो ए ऑप्शन है हमारा डायनेमो टाइप, बी है इंडक्शन टाइप, सी है मूविंग कॉइल टाइप, और डी है मूविंग आयरन टाइप। देखिए डायनेमो टाइप मीटर जो होते हैं उनको हम एसी डीसी दोनों पर ही प्रकार से कार्य कर सकते हैं। मूविंग कॉइल यंत्र जो होते हैं वो सिर्फ डीसी पर कार्य करते हैं, मूविंग आयरन भी एसी डीसी पर कार्य करते हैं। इंडक्शन टाइप जो मीटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली एसी पर ही कार्य करता है, क्योंकि इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी एनर्जी मीटर के फेस और न्यूट्रल संयोजनों को आपस में बदल दिया जाए तो डिस्क की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी, डिस्क की घूर्णन दिशा परिवर्तित होगी, डिस्क रुक जाएगी और डिस्क की घूर्णन गति घट जाएगी। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर कौन सा वाला होगा? हमारा ऑप्शन होगा डिस्क की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी अगर न्यूट्रल फेस को मैंने आपस में बदल दिया तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी यंत्र के मूविंग कॉइल का करंट कॉइल क्रमशः होते हैं। देखिए मूविंग कॉइल जो होती है हमारी, देखिए मैंने आपको बताया था मूविंग कॉइल को हम कौन सी कॉइल कहते हैं? प्रेशर कॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, और एक होती है हमारी करंट कॉइल जिसको हम फिक्स कॉइल कहते हैं। करंट कॉइल हमेशा कहाँ लगी होती है? सीरीज में लगी होती है, और जो प्रेशर कॉइल होती है वो लोड के समांतर में उसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर मूविंग कॉइल। देखो मूविंग कॉइल कौन सी होती है? प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल को सबसे पहले समांतर में और करंट कॉइल को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एनर्जी मीटर की डिस्क लोड ना होने पर भी अगर घूर्णन करती है तो यहाँ दोष कौन सा कहलाता है? देखिए, जो हमारे चक्री वाले जो पहले मीटर आते हैं ना, उनको एनालॉग मीटर कहते हैं। उनमें वो जो चक्री चलती थी, अगर मान लो लाइट चली गई उसके बाद भी अगर वो चल रही है तो उसमें कौन सा दोष होगा? गति दोष, फेज दोष, क्रिम्पिंग दोष या घर्षण दोष? तो उसमें होगा हमारा क्रिम्पिंग दोष। कौन सा दोष होता है वहां पर? क्रिम्पिंग दोष। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों, ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर थे, ये हमारे जो चारों पार्ट बने हैं, जो हमारा मापक यंत्र का चैप्टर है उसमें से मैंने बहुत ही डीपली पढ़ने के बाद में ये क्वेश्चन आंसर निकाले हैं। इससे हटके तो इस क्वेश्चन या इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो इसका आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। जो एग्जाम आने वाली है उसमें ये काफी आपको सहयोगी होने वाला है। 1 या 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से आपको पेपर में, एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। कौन सा चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके विषय में अब हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आपका अपना दोस्त बीके वर्मा आपसे विदा लेना चाहता है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।